नमस्ते बच्चों, भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली तासिका में हमने किस पाठ का अध्ययन किया था? बराबर, जलवायु। इस पाठ के दौरान हमने जानने की कोशिश की थी कि ब्राजील की जलवायु और भारत की जलवायु किस प्रकार की है, और इसमें हमने तुलना भी की थी भारत की जलवायु और ब्राजील की जलवायु। तो आज का अपना पाठ है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं प्राणी। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस तासिका में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में और ब्राजील में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, और इनकी हम तुलना भी करेंगे कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी है और किस प्रकार की है, और भारत की, इन दोनों की हमें तुलना भी करनी है। तो आज का अपना पाठ है पाठ क्रमांक 5, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव। पर आज की इस तासिका में हम सिर्फ भारत और ब्राजील की प्राकृतिक वनस्पतियां, इसी का अध्ययन करेंगे। वन्यजीव, इसका अध्ययन हम दूसरी तासिका में करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। तो ये प्राकृतिक वनस्पतियां, इसका अध्ययन करने पूर्व हमें फिर से एक बार भारत और ब्राजील, इन दोनों देशों की प्राकृतिक रचना किस प्रकार की है, इसे थोड़ा सा हमें याद करना है, क्योंकि इसका अध्ययन तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये होगी तुम्हारी प्राकृतिक रचना भारत और ब्राजील की। अब हम चलते हैं आगे। ये वाले मानचित्र हमें दिखाई दे रहा है, वो है ब्राजील का, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ब्राजील में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है और तापमान। ये मानचित्र का भी हमने अध्ययन पूर्ण किया है, पर आज की तासिका में हम फिर से इसे थोड़ा फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्षा कितनी है और तापमान कितना है। अब देखते हैं इसके साथ जानकारी कि ब्राजील का जो उत्तरी भाग है ना, इसलिए आपके यहाँ पर आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, उस पर भी आप ध्यान दोगे, और ये जो राइटिंग नोट्स है उसके तरफ भी, कि ब्राजील का जो उत्तरी भाग है, बराबर है, जो विषुववृत्त के समीप है, यहाँ से विषुववृत्त गुजरता है, ये है उत्तरी भाग ब्राजील का। तो ब्राजील का जो उत्तरी भाग विषुववृत्त रेखा के समीप है, उसमें वर्षा पूरे साल भर भरपूर मात्रा में वर्षा होती है और सूर्य का प्रकाश भी उपलब्ध रहता है। इसके कारण ब्राजील के उत्तरी भाग में घने सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दोगे, कौन से वन? ब्राजील में घने सदाबहार वर्षा वन क्यों पाए जाते हैं? तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में वर्षा है और सूर्य प्रकाश उपलब्ध है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वनस्पतियों के बढ़ने के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि भरपूर मात्रा में पानी, मतलब वर्षा, और भरपूर सूर्य प्रकाश। तो ये हमें कहाँ दिखाई देता? ब्राजील की उत्तर दिशा में, जो विषुववृत्त जहाँ से गुजरता है उसकी ऊपर वाली दिशा में हमें ये सारी चीजें देखने मिलती है। अब हम एक आकृति दिए, उसका अध्ययन करेंगे। ये आकृति हमें दर्शा रही है कि ब्राजील की भू रचना है ना, भू रचना किस प्रकार की है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे भू रचना, ये कहीं पर्वत है, फिर मैदान, कुछ पर्वत, फिर मैदान, पर्वत, और फिर तटीय प्रदेश। तो इसे हम कहते हैं भू रचना। तो सबसे पहला वाला भाग है भू रचना का, गुयाना उच्च भूमि यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अमेज़न नदी का मैदान दिखाई दे रहा है, बराबर, ये मैदान। फिर उसके बाद पेरांग्वे पेराना नदी का मैदान आता है, और फिर उसके बाद ब्राजील की उच्च भूमि, और फिर तटीय प्रदेश। ये होगी ब्राजील की भू रचना। तो इससे हमें क्या सीखना है कि गुयाना उच्च भूमि जो है, वहां पर तापमान कितना है और वहां पे पर्जन्य कितना है। तो गुयाना उच्च भूमि में है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, और वर्षा कितनी है? 1600 मिलीमीटर वर्षा है गुयाना उच्च भूमि में। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखोगे और याद रखोगे। फिर अमेज़न नदी का मैदान, यहाँ पर तापमान कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ गया। और उसके बाद वर्षा 2000, तो वर्षा भी यहाँ पर बढ़ गई है।
गुयाना उच्च भूमि से अगर तुलना की जाए तो अमेज़न नदी का मैदान जो है वहां पे तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाते विषुववृत्तीय वन और गुयाना उच्च भूमि में उष्णकटिबंधीय वन दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पेरांगवे पेराना नदी का मैदान जहाँ पे क्या है 21 डिग्री तापमान है और 1500 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे हम पाते हैं पर्णपाती वन। फिर उसके बाद ये आता है ब्राजील की उच्च भूमि। तो यहाँ पर है तापमान कितना 23 डिग्री बराबर और वर्षा कितनी हो रही 600। फिर उसके बाद है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश में तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बारिश मतलब वर्षा कितनी हो रही है 1200 मिली। तो इस प्रकार इस पर वन के प्रकार निर्भर है। तो पहला होता है उष्णकटिबंधीय वन, विषुववृत्तीय वन, पर्णपातीय वन और समशीतोष्ण वन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भू आकृति की विविधताओं के कारण ब्राजील की वृष्टि में अंतर दिखाई पड़ता है। ये हो गई अपनी ब्राजील की भू आकृति बराबर है। भू आकृतियों की विविधता, विविधता देख पा रहे हैं हम कि कहीं पे वर्षा ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो कहीं पे कम है, कहीं पर ज्यादा है। ये हो गई विविधता। तो भू आकृति की विविधता के कारण ब्राजील की वृष्टि में अंतर दिखाई पड़ता है बराबर है। फिर विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वृष्टि दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में कमी आ जाती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम कहा जा रहे हैं दूर जा रहे, तो क्या हो रहा है वृष्टि दिनों की कालावधि है ना, कालावधि और वृष्टि की मात्रा ये दोनों में क्या हो रहा कमी आ रही है। इसीलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन काल भी कम होता है। वर्षा की मात्रा में फर्क पड़ने से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी फर्क दिखाई देता है। अब प्राकृतिक वनस्पतियां मतलब कौन कौन सी, जो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ब्राजील का मानचित्र। ब्राजील का यह मानचित्र हमें क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से वन्य वन है एवं वन्य जीव। तो इस बार हमें सिर्फ वन की जानकारी हासिल करनी है। तो एक बार आप सूची को अच्छे से देखोगे, यह सूची हमें क्या दर्शा रही है, कौन से भाग में विषुवत रेखीय वन है, कहाँ पर उष्ण घास वाले प्रदेश है, कहाँ पे दलदली प्रदेश है, कहाँ पर उष्ण पर्णपाती वन है, कटीले झाड़ियों के वन कहाँ पर है और समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश कहाँ पर है। इसका आप अच्छे से निरीक्षण करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्राजील में 3 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कितनी प्रकार की? ब्राजील में 3 प्रकार की। तो पहला प्रकार है अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां। जहां पर अधिक वर्षा होती है उस प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। विषुवत रेखा के समीप के प्रदेशों में वर्षा की कालावधि और मात्रा अधिक होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल अधिक है बराबर है। क्या है यहाँ पर वर्षा और क्या ज्यादा है विषुवत रेखा के पास, प्रकाश की मात्रा है ना, सूरज की रोशनी। वृक्षों का घनत्व अधिक, विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां ब्राजील में है। एकदम महत्वपूर्ण नोट से ये यहाँ पर अंडरलाइन करके रखोगे कि वृक्षों का घनत्व अधिक है, वो तो ठीक है, पर विश्व में है ना, कहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां कहाँ पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील में सदाबहार वर्षावनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन का क्या कार्य है आप सबको पता है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे उपलब्ध होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कि इसीलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। आप इसे भी अच्छे से अधोरेखित करोगे स्टार बिल्कुल, कि विश्व के फेफड़े किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अब हो गया पहला प्रकार, अब चलते हैं दूसरा।
अब दूसरा प्रकार है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां। आप यहाँ पे बहुत सुंदर वनस्पतियां भी आप लोग देख पा रहे हो कि जो ब्राजील में दिखती है ऐसी वनस्पतियां है ये। वर्षा की मात्रा एवं कालावधि कम होने के कारण अब यहाँ पे क्या हो गया, वर्षा की मात्रा कम हो गई है और कालावधि भी कम हो गया। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश है ना, कम होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल कम होता है। वृक्षों का घनत्व भी कम होता है। वृक्षों का क्या दिख रहा है, घनत्व भी कम होता है। और इस प्रदेश में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, अर्ध सदाबहार वन कहते हैं इसे। फिर तीसरा प्रकार है कम वर्षा, जहाँ पे एकदम कम वर्षा होती है ऐसे प्रदेश। तो यहाँ पर वनों के स्थान पर कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास है ना। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण क्या दिखाई दे रहा है, घास। तो यहाँ पे घासें, झाड़ियां, कटीली तथा शुष्क प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कहाँ पर, जहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ये हो गए ब्राजील के वनों के 3 प्रकार। अब हम चलते हैं भारत की ओर। ये भारत का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र हमें क्या दर्शा रहा है, भारत का वार्षिक औसत वर्षा कितनी है भारत में और तापमान है ना। इस मानचित्र का भी अध्ययन अपना हो चुका है, फिर भी आप एक बार इसका आप निरीक्षण करेंगे अच्छे से कि कहाँ पर तापमान ज्यादा है और कहाँ पे वर्षा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं कुल 4 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती है। तो ये कौन कौन सी है, तो सबसे पहला वाला प्रकार है सदाहरित वन है ना। नाम की तरफ भी आप ध्यान दोगे कि सदाहरित मतलब सदा हरित रहने वाली है ना वन जो है। 2000 मिलीमीटर से अधिक औसत वर्षा, सबसे महत्वपूर्ण कितनी है वर्षा यहाँ पर, 2000 से भी अधिक और पर्याप्त सूर्य प्रकाश वाले प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पर 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा है और पर्याप्त सूर्य प्रकाश है, वहां पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, वृक्षों की पत्तियां चौड़ी तथा गहरी होती है। वृक्षों की लकड़ी मजबूत तथा टिकाऊ होती है। अनेक प्रकार की लताओं की उपलब्धता इस वन में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता इस वन में पाई जाती है। भारत में जितनी भी जैव विविधता है, ये सारी जैव विविधता हमें सदाहरित वनों में देखने को मिलेगी। यहाँ पे उदाहरण है मोहगनी, शीशम और रबर। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा है अपना पर्णपाती वन। 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की पत्तियां गिर जाती है ताकि बाष्पीभवन द्वारा पानी की कमी ना हो। यहाँ पे उदाहरण है सागन, बांस, बरगद और पीपल है ना, ये वृक्ष अपने पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रकार है कटीली झाड़ियों के वन। आप नाम की तरफ ध्यान दो तो आपको फट से सब समझ में आ जाता। कटीली है ना, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ काल तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु है ना, शुष्क ऋतु तथा 500 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते। कितनी वर्षा यहाँ पर, 500 मिलीमीटर से भी कम। वनस्पतियों की पत्तियां किस प्रकार की है, आकार में छोटी पाई जाती है। इसके उदाहरण है खैर, बबूल, खेजड़ी, रुतकुमारी और रामबास इत्यादि। अब एक नजर हम मानचित्र की ओर देखते हैं। यहाँ पर मानचित्र में हम भारत के वनों के प्रकार देख पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बराबर सूची का अध्ययन कि कौन सा कलर क्या हमें दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन कलर के साथ साथ ये कलर हमें दर्शा रहा है कटीले वन, फिर ये वाला कलर हिमालय के वन और ये वाला समुद्री तट के वन। आप इसका अच्छे से अध्ययन करोगे, पहले सूची
और सूची के साथ साथ कि सदाबहार वन कहाँ पाए जा रहे है ना, यहाँ पे सदाबहार वन हम देख पा रहे। फिर उसके बाद पर्णपाती वन कहाँ दिख रहे, इसका आप अच्छे से अध्ययन करोगे। फिर कटीले, फिर हिमालय वाले और समुद्र तट है ना, समुद्र को लगकर जो है वो समुद्री तट वाले वन, यहाँ पे आप अच्छे से निरीक्षण करोगे। मतलब ये निरीक्षण से आप बता सकते हो कि सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वर्षा कितनी होगी और तापमान कितना होगा, बराबर। चलिए अभी आगे चलते। अब चौथा प्रकार है समुद्र तट के वन। समुद्र तट से सटे दलदलीय प्रदेश में तथा क्षार युक्त मृदा तथा आर्द्र जलवायु वाले खाड़ियों और लगुनों के भाग में समुद्र तट के वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों की लकड़ियां तेलीय, हल्की और टिकाऊ होती है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण सुंदरी के वन अथवा गरान के वन। अब चौथा प्रकार है हमारा हिमालय के वन। हिमालय के पर्वत श्रेणियों में ये वन पाए जाते हैं, बराबर है। नाम के हिसाब से हम जान लेते हैं हिमालय के वन कहाँ पे दिखाई देंगे, हिमालय के पर्वत श्रेणियों में। मिश्र वनों में साल के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी 3 प्रकार होते हैं। हिमालय में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश, फिर मध्यम ऊंचाई वाला, तटहली वाला। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश में मौसमी फल फूल वाले वन, तो मध्यम ऊंचाई के प्रदेश में सोनोबर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी है ना, शंकुधारी आपको पता है, इस प्रकार के वृक्षों के वन मध्यम ऊंचाई के प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार है तलहटी में मिश्र वन पाए जाते हैं। तो हिमालय के 3 प्रकार कौन कौन से हुए, अधिक ऊंचाई प्रदेश वाला, फिर मध्यम ऊंचाई का प्रदेश और तलहटी। ठीक है, इस प्रकार ये भारत के हो गए वनों के 5 प्रकार। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या अध्ययन किया आज की तासिका में। तो आज की इस तासिका में हमने भारत की वनस्पतियों में वनों के प्रकार, वन क्षेत्र का स्थान, वनों के वृक्षों की विशेषताएं तथा वनों के वृक्षों के प्रकार, इसकी जानकारी हमने आज की तासिका में हासिल की। उसी प्रकार भारत की वनस्पतियों के साथ साथ हमने ब्राजील की वनस्पतियों का भी आज अध्ययन किया है। तो अगली तासिका में हम मिलते हैं वन्य जीवों के साथ।